प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कल जो हमने जीवन परिचय समझाया था पन्नालाल बख्शी जी का, उसी के आगे जो उनका शीर्षक है क्या लिखूं, इस बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे कि कवि लिख रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। A.G. गार्डिनर जो हैं वो एक 19वीं शताब्दी में आधुनिक शैली के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी निबंधकार माने जाते हैं। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है कि हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है कि मस्तिष्क में कुछ एक आवेग सा उत्पन्न होता है और है टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो, असली वस्तु है खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं और विषय नहीं। मतलब जो मन में भाव आते हैं उसी को उन्होंने यथार्थ वस्तु माना है, लेकिन उसका जो विषय है उस विषय को उन्होंने यथार्थ वस्तु नहीं माना है। जैसे कि अगर आपको कोई अपनी हेड कोई टोपी टांगना है खूंटी पर, तो उन्होंने खूंटी को विषय नहीं माना, यथार्थ वस्तु माना है उन्होंने किसको? हेड को। तो गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया और जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है और परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। और आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई एक साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। जो अमिता और नमिता उनके बच्चे हैं, उनके लिए दोनों को अलग अलग विषय मिला निबंध लिखने के लिए। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर निबंध लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर निबंध लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिख करके मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने तो अवश्य होते हैं। अरे क्या वे इतने अवश्य सुहावने होते हैं कि उन पर मैं 5 पेज निबंध लिख सकूं या उन पर 5 पेज निबंध लिखा जा सके? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध हैं, मतलब बड़े बड़े विद्वानों में भी विरोध हैं। उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं कि उनके क्या विचार हैं। निबंध शास्त्र के जो आचार्य हैं उनके विचारों को जान लूं, उनकी सहमति को जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटे निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में मेरा लाभ है और मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर मैं लिखूं कैसे? इसी उलझन में लेखक महोदय जी उलझे रहते हैं और निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। अब वो 2 प्रधान अंग कौन कौन से हैं? एक तो सामग्री और दूसरी शैली।
पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा, जिसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। जिसने जो विषय पढ़ा उसी विषय के विचार उसके व्यक्ति के मन में आते रहते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठ कर के 2 घंटे में 2 निबंध तैयार करने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही कोई ऐसा ग्रंथ है जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके उन निबंधों को लिखना होगा। विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा आप लोग जानते हैं, जब कोई कार्य करते हैं तो उसकी सबसे पहले योजना बनाई जाती है। वही योजना इस निबंध के माध्यम से वो बता रहे हैं कि सबसे पहले जो निबंध लिखना है, जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है, उस निबंध के बारे में हमें जानकारी कर लेनी चाहिए और उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। मैं सोच नहीं सकता कि इस विषय में कैसी रूपरेखा है। निबंध लिखने के बाद में उसका सारांश कुछ ही वाक्य में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से ही अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? A.G. गार्डिनर, जो कि अंग्रेजी निबंधकार हैं, को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं पहले लेख लिखता हूँ, लेख लिखने के बाद जो उसका शीर्षक है उस शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। शेक्सपियर का भी आप नाम जानते हैं। तभी तो घबराकर नाम ना लग सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा, जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार ही नहीं होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। रूपरेखा के बाद शैली कैसी लिखी जाए, तो आचार्यों का कहना है कि विषय में भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे वाक्य हों पर एक दूसरे के संबंध हों। जो भी वाक्य लिखे जाए उन्हीं वाक्यों से थोड़े मिलते जुलते, मतलब प्रवाहयुक्त। जो एक वाक्य लिखा उसी के संबंध में उसके आगे वाक्य लिखा होना चाहिए। जिन्हें कि एक वाक्य कुछ लिख दिया और एक वाक्य दूसरी जगह का लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नम्रता और अमिता यह न समझ बैठे कि यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होने चाहिए, कुछ वाक्य ऐसे होने चाहिए कि पढ़ने वाले को उसका अर्थ समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तभी तो उसमें थोड़ा रस आता है पढ़ने में। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझ करके अपने वाक्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके। और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है, मतलब मूर्खों के लिए कठिन कर दी है। तभी तो अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बता दिया गया है। अब लेखक कह रहे हैं अब इसके आगे क्या किया जाए। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। इस प्रकार से वो अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि कैसे इन दोनों निबंधों को लिखा जाए और दोनों बच्चों को हम निबंध लिख करके प्रसन्न कर सकें। लेकिन इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं और वो भी 2 निबंध आज ही लिख करके बच्चों को देना है।
मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर एक कुएं के पास पहुंचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं। तो पानी मांगने पर एक ने खीर पर कप्ता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तुम बैठी ढोल बजा। तो पहले की जो इच्छा थी कि खीर पर कप्ता सुनने की, तो उन्होंने लिख दी खीर पकाई जतन से। दूसरी ने चरखे पर, तो चरखा दिया चला। तीसरी ने कुत्ते पर, आया कुत्ता खा गया। और चौथी ने ढोल पर, तो लिख दिया तू बैठी ढोल बजा। इस प्रकार से अमीर खुसरो ने इन चारों की कविता सुनने की जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। किस प्रकार से? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो लेखक कह रहे हैं कि अमीर खुसरो जैसी प्रतिभा उनके अंदर नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से 2 चिड़ियाँ मार लूँगा। अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। यह बात सत्य है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर के वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता। मतलब गीतों के अनुसार वो जैसी आवाज़ सुनाई देती है उसके अनुसार वो कर लेता है कि कैसा कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा होगा। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वो अपने मन में कर लेता है। नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को वो मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव और प्रेम विषाद से युक्त हृदय की कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उनके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती और दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। जो तरुण संसार के जीवन के संग्राम से दूर हैं और तो उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं और तरुणों के लिए जैसी भविष्य उज्जवल होता है, वैसी वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को संतोष रहता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींच करके वर्तमान में देखना चाहते। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मतलब जो जिस समय हम जी रहे हैं, जो हमारा जीवन है, वो जीवन से हम हमेशा दुखी होते हैं। जो बालक हैं, जवान हैं, उनको भविष्य का समय दिखाई देता है कि भविष्य आए अच्छा होगा, और जो बूढ़े हो चुके हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, उनको अतीत का समय अच्छा लगता है कि जो हमारा समय निकल गया वो समय हमारा अच्छा है। इसीलिए जो वर्तमान का जो समय चलता है, जो वर्तमान काल जो होता है, वो सदैव हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। जो अभी हम जी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सुधार लाएं, अपने क्रियाकलापों में कुछ थोड़ा हम संशोधन करें। तो इसीलिए इसको कहा गया है वर्तमान काल को सुधारों का काल। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो।
क्योंकि जब हम जी रहे हैं, अभी वर्तमान हमारा चल रहा है, तो जब हम पहले जीते थे, जो हमारा समय निकल गया, उसमें भी हम चाहते कि हम सुधार करें। अभी भी हम चाह रहे हैं कि हम सुधार करें। जब आने वाले समय जब आएगा हमारा, तब भी हम चाहेंगे कि हम सुधार करें। तभी तो आज कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब होगा? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीरदास जी, गुरु नानक देव, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती, क्योंकि सुधार वर्तमान ही कहा गया है। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत है और ना ही सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर न सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसमें बताया गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब कोई कार्यक्रम हो रहा हो, आप पास में बैठे हों, जब ढोल बजता है या कोई भी संगीतज्ञ जो वादक हो वो बजते हैं, तो उसकी आवाज़ आपको जब पास में होगी तो बुरी लगेगी। वही आवाज़ जब आप दूर पहुंच जाएंगे, आपके कानों में आवाज़ आएगी, तो वही आवाज़ आपको अच्छी लगने लगती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आय से उपजा होगा गान, और केवल परिवर्तन को छोड़ करके शेष सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। केवल परिवर्तन को छोड़ करके। तो इस प्रकार से ये पाठ आपका पूरा होता है और कुछ गद्यांश के जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप डिस्क्रिप्शन देख लें। उसी के अनुसार आप उनके प्रश्नोत्तर लिखें और जीवन परिचय आपने लिख ही लिया होगा। इसके साथ ही ये आपका पार्ट 3 पूर्ण होता है। उसी के अनुसार जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, उसी डिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आपको होमवर्क करना है और कापी भी आप अपनी फेयर कापी बना लें, उस पर भी आप नोट्स करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।